हेलो दोस्तों, राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं स्थिर वैद्युत एवं कूलाम के नियम की। बच्चों, अगर आपको याद हो तो हम इस समय क्या कहें तो पिछले एक क्लास में वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे थे और वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाली थी। तो हमने अक्षीय स्थिति पर निकालना देख लिया था। अक्षीय स्थिति पर दूसरा क्या था आपका? दूसरा आपका है निरक्षीय। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता निकाली है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर आपका 2Q बटे में R का क्यूब, अगर आपको याद हो तो A हमने क्या कर रखा है, A आपका निकाल लिया है 2P बटे में R का क्यूब। तो ये हमने निकाल लिया है, आपको याद होगा। अब हम आज देखेंगे निरक्षीय स्थिति पर निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बच्चों, इस चीज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका इसका फिगर आपको याद करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसके फिगर याद कर लेते हैं तो ये डेरिवेशन लगभग आसान हो जाएगा। और दूसरी बात बच्चों, ये डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और प्लस मेरा थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड भी छोटा है, तो ये डेरिवेशन 2 से 3 बार में मैं करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं और जैसे फिगर बनाएंगे उसी को अपने लैंग्वेज में हम इस तरफ लिखेंगे भी। पहले हम फिगर ध्यान देते हैं। तो देखिए, निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है। हम देखो काम करते हैं, मान लेंगे कि एक के दो बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, हम मान लेंगे कि 2 बिंदु है। ठीक है, 2 बिंदु है जिनका नाम जो भी आपका मन कर रहा रख लीजिए। मेरा मन कह रहा तो मैंने एक को ए रख दिया, दूसरे का बी रख दिया है। और इन दोनों को मिला दीजिए और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी कि यहां से यहां तक 2L है। ठीक है, अब देखो निरक्षीय, अक्षीय का मतलब होता है कि अक्ष के समांतर। जैसे हमने बताया था ना, ये आपका एक्स वाई है यहाँ पे, तो ये अक्षीय चीज कहलाएगा। यहाँ पर कुछ होगा तो ये अक्षीय कहलाएगा। निरक्षीय मतलब जो इनके अक्ष के समांतर ना हो। अब यहाँ पर देखो, हमने इसके अगर रेखा की बात करें तो वो है आपके एक्स एक्सिस के समांतर है ना, तो यानी कि वो किस तरफ होना चाहिए, वो आपका वाई एक्स की तरफ, इस तरफ होना चाहिए। तो ये निरक्षीय स्थिति कहलाएगी आपकी। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक बिंदु यहां पर है। ठीक है, और इस बिंदु से हम इस पर क्या कर देते हैं, लंब डाल देते हैं। यहां पर इस बिंदु पर लंब डाल देते हैं और इस बिंदु का नाम रख देते हैं आपका ओ रख देते हैं। ठीक है, और इस बिंदु का नाम रख देते हैं पी। अब यहां पर देखिए, जो यहां के यहां तक की दूरी है वो आपका आर है। आपका क्या है, आर है। मान लेते हैं कि इस पर जो रखा गया आवेश है वो माइनस क्यू है और जो इस पर रखा गया आवेश है वो प्लस क्यू है। अगर आपको याद हो, प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है और माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर होती है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम यहां पर देखो, अगर हम यहां पर ठीक है ऐसे कर लेते हैं, तो देखो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E1, वो इस दिशा में होगी। ए माइनस क्यू है तो अंदर की ओर होगी, यानी कि इसको हम डॉटेड द्वारा दिखाएं। ठीक है, अब देखो ए माइनस क्यू है तो यानी कि ये बाहर की ओर नहीं ना जाके कहां होगा, अंदर की ओर, यानी कि इधर ही होगा। E2 कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जितना चीज हम किए हैं, पहले इतनी चीज को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, इसको अपने शब्दों में लिख लेते हैं। देखो, अगर ये इसका मध्य बिंदु होगा तो यहां से
यहां तक की जो दूरी होगी ये आपकी एल होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी आपकी एल होगी। ठीक है, अब इसको चलो हम शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे करेंगे इसको। तो मान लेंगे, माना, ठीक है, माना दो बिंदु ए तथा बी हैं जिन पर माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। माना ए व बी का, माना ए व बी का मध्य बिंदु ओ है, जिससे आर, स्मॉल आर दूरी पर, मध्य बिंदु क्या है, ओ है, जिससे आर दूरी पर लंबवत यानी कि इस तरह, ठीक है, लंबवत एक बिंदु P है, जहां P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पे कारण लिखना भूल गए, के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो ठीक है, E1 बराबर निकालते हैं हम किसके बराबर निकाल लेते हैं, E1 बराबर, ठीक है। अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद हो तो देखो हम E बराबर क्या निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R का स्क्वायर। ये हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से सूत्र हम जानते हैं। तो E1 बराबर जब निकालेंगे तो यही सेम चीज आएगा, ठीक है। तो E1 यानी कि A वाला तो हम निकालेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। हम इसका प्रावृत्तांक माध्यमिक मान लेते हैं बीच में के, जिसको के बराबर 1 मान के हटा लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे जो आवेश है वो Q है, अब बटे में, यहाँ पर इसमें बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ बटे में आ गया, और बटे में हमें क्या रखनी है, दूरी। अब दूरी की अगर बात करें तो देखो हम ए दूरी जानते हैं और ए वाली OB और T वाली, यही दूरी जानते हैं हम। और सबसे सीधी दूरी हमको कौन पड़ रहा है, BP। अब इसको हमको निकालना, तो निकालेंगे कैसे, तो यही देखो, यही बच्चों ये खास पॉइंट्स हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो यहाँ पर देखो इसको निकालेंगे तो आएगा क्या, अब आपको यहाँ पर त्रिभुज का नियम अप्लाई करना है। किसका नियम, त्रिभुज का। या पाइथागोरस प्रमेय, दोनों में से जो भी आपको पता होगा, त्रिभुज के नियम से, ठीक है, त्रिभुज के नियम से। अब त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका कहता है त्रिभुज का नियम। अब कर्ण इसमें कौन काम करेगा, BP का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पर देखो ए वाले AOB, ये आपका आधार कहलाएगा और ये आपका लंब कहलाएगा, यानी कि PO
स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका BO या OB का होल स्क्वायर। ठीक है, अब BP हमको निकालना है, BP का स्क्वायर बराबर यहाँ पर PO दूरी अगर निकालें हम, PO यानी कि R का स्क्वायर प्लस ये दूरी निकालें तो L का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो BP, अगर BP निकालना है ना कि हमको BP का स्क्वायर, ठीक है, हमें क्या निकालना है BP, तो BP जब निकालेंगे तो ये जो वैल्यू होगी वो आपकी R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और बट्टे में आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पर जब BP का स्क्वायर पुनः करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो BP दूरी यही ना है, नियरेस्ट दूरी सबसे नजदीक वाली, तो आपका इतना हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे हम, तो देखो जब BP की वैल्यू रखेंगे तो फिर से हमारा आ जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में के क्यू बटे में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया E1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया E1 आ गया। अब यहाँ पर U2 निकालेंगे हम, तो देखो इसी तरीके से फिर से करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो कर्ण होगा वो आपका क्या हो जाएगा PA, आधार कौन हो जाएगा AO, और लंब क्या हो जाएगा OP। तो यहाँ पे फिर से रखेंगे और यही फिर से आपका रिपीट कर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर E2 की अगर वैल्यू हम निकालें तो हम इस थोड़ा त्रिभुज के नियम को हटाते हैं, तो E2 भी अगर हम निकालें तो देखिए आपका क्या आ जाता है, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब बटे में यहाँ पे आ जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये फिर से आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ E1 भी आ गया और यहाँ पर E2 भी आ गया। तो चलिए अब देखिए, ये तो हमारा नियम था, इसको भी हटा ही देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब देखो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन देखो ध्यान से ये दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दिशा में कोई भी नहीं है, एक दूसरी दिशा में है और एक दूसरी दिशा में है। तो यहां तक आपका हो गया, यहां तक आपने नोट कर लिया। ठीक है, हम आगे चीजों को समझाते हुए फिर आगे करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हम अब वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता कंसीडर करें तो इसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर इसकी निकालें तो देखिए यहाँ पर आ जाता है वेक्टर वियोजन। यहाँ पे एक चीज थोड़ी सा नॉर्मली समझ लेते हैं, वेक्टर रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं हिंदी में वेक्टर वियोजन। ये कैसे काम करता है कि जब कोई वेक्टर एक किसी कार्तीय तल में ना हो, जैसे आपका नॉर्मली हम क्या जानते हैं, कोई चीज एक्स एक्सिस पर है, कोई वाई एक्सिस पर है। ठीक है, ये आपका होता है। अगर कोई यहाँ पे ऐसे दे दे तो देखो, रुको फिर से, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। मान लीजिए कोई इस दिशा में दे दिया तो हमको क्या बोल देंगे, एक्स एक्सिस के समांतर है। इधर दे दे कोई वाई एक्सिस के समांतर है। अगर कोई इधर ऐसा दे दे तो एक इसमें है, ना तो एक्स ना तो वाई में, तब इस जगह पर हम क्या करते हैं, वेक्टर वियोजन का प्रयोग करते हैं। वेक्टर वियोजन जो होता है वो आपको क्या करता है, इस वेक्टर को ये क्या कर देता है, फाड़ देता है, और फाड़ता है 90 डिग्री के एंगल पर, और 90 डिग्री के एंगल पे फाड़ के इसको फिर से क्या कर देता है, कॉस थीटा और साइन थीटा में इसको ब्रेक कर देता है। नॉर्मली जो होता है आपको कोई भी वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर है, इसको हम वियोजित करेंगे तो ऊपर की दिशा में हमेशा ऊपर की ओर ये आपका साइन थीटा आता है, और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस वाले में आपका कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पर इस चीज को हमको थोड़ा देखना है। देखो जब भी फाड़ेंगे तो ऊपर साइन थीटा, इस तरफ कॉस थीटा आएगा। ठीक है, चलो हम अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर कैसे हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो हमारा, देखो पहला एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E1 इस डायरेक्शन में है और दूसरा है आपका E2 इस डायरेक्शन में है। अगर हम दोनों को ध्यान से देखें, E2 E1, अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो देखिए दोनों में से कोई भी हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आपका एकदम ठीक ठीक किसी एक्सिस के अराउंड हो या किसी एक्सिस के तरफ हो, तो दोनों में से कोई नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको अब इसको हम वियोजित करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं। ठीक है, हम साइड में कर लेते हैं, फिर यहाँ पे कर लेंगे। देखो एक ये वाला हमारा जो ऐसे है, तो हमारा अगर इसको हम फाड़ेंगे तो देखो एक हमारा इधर आएगा और एक हमारा इधर आएगा। तो ये देखो ये वाला हमारा हो जाएगा E1 cos थीटा और ये ऊपर वाला हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर इसको, रुको इसको कर देते हैं इसी वक्त। ठीक है, ऐसे ऐसे ये आपका हो जाएगा E1 sin थीटा और ये वाला हो जाएगा E1 cos थीटा। ये हो गया आपका। ठीक है,
अब दूसरे वाले E2 को हम फिर से जब वियोजित करते हैं तो देखो E2 का डायरेक्शन जो है वो आपका कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, ये भी नहीं है तो इसको भी जब हम फाड़ेंगे तो देखो एक इधर का आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा। ये आपका E2 है तो ये जो है ये हो जाएगा E2 cos थीटा और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। याद रखिए जो ऊर्ध्वाधर या लंबवत होगा वो आपका sin थीटा में जाएगा और जो क्षैतिज होगा वो cos थीटा में जाएगा। यानी कि अगर इसको भी हम वियोजित कर दें तो ध्यान से देखिए ये हमारा कहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और एक इसी पे आएगा तो ये हमारा होगा E2 sin थीटा, ठीक है, और ये होगा हमारा E2 sin थीटा, ये भी सॉरी E2 sin थीटा नहीं है, cos थीटा होगा, ठीक है। देखो दोनों इसी दिशा में आ गए, यानी कि E1 E2 एक ही दिशा में होंगे तो हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो इस फिगर में हम चाहे तो इसे कर दें, चाहे हम यहीं से हम डायरेक्टली इस चीज को क्या कर लिया जाए, निकाल लिया जाए। तो देखो अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो अगर E होगी तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 cos थीटा E2 cos थीटा। E1 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, E2 की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाली है। तो यहाँ पर देखिए E बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू में Q बटे में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा और इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा, फिर प्लस यहाँ पे फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में के क्या है यहाँ पर परावैद्युतांक माध्यम है जिसको हम के बराबर 1 मान के लास्ट में हटा देंगे, ठीक है ना। चलिए cos थीटा इतना आ गया आपका। अब ध्यान से देखिए पूरे में यहाँ पर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना भूल गए, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और यहाँ पर cos थीटा, अब इतना हो गया। अब दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो सारी चीजें ही कॉमन है, बट हम यहाँ पे कॉमन क्या ले रहे हैं, E बराबर आपका आ जाएगा Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में के Q बटे में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा और इंटू में यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, Q बटे में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हो जाएगा 2 cos थीटा, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 2 cos थीटा। अब यहाँ पे हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा की वैल्यू कैसे आपकी आएगी, तो देखिए अब मुझे लगता है फिर से हमको एक बार सबको मिटाना पड़ेगा, इस चीज को भी मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ से इतना नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं cos थीटा की वैल्यू हम कहाँ से और क्या आएगा, ठीक है। बता, चलिए इतना बराबर इतना आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे cos थीटा की हमें वैल्यू रखनी है। अब cos थीटा की वैल्यू हमें जब रखनी है, एक काम करके इसको भी बना देते हैं साइड में, यहाँ पे बना दें, चलो इसको भी बना देते हैं, ये वाला है, ठीक है, ये आपका E2 है, ये आपका E1 है, ये आपका E1 sin थीटा है और नीचे वाला E2 sin थीटा है, ठीक है, ये आपका E1 प्लस E2 cos थीटा है, ठीक है, ये जो करेक्टर बनाया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रखते हैं। अब cos थीटा बराबर होता क्या है, चलिए हम इसको देखते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब है आधार यहाँ पर आपका क्या है, OB है और कर्ण क्या है, PB है। आधार क्या है, OB और कर्ण क्या है, PB, ठीक है। अब इस चीज को हम निकालते हैं। अगर cos थीटा की वैल्यू की बात करें तो देखो यहाँ पर OB यानी कि L बटे PB अगर आपको याद हो तो हमने कर्ण बराबर निकाला था, अभी आया था √r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये आया था ना, याद होना चाहिए। अब
अभी यहाँ पे निकाला था त्रिभुज के नियम से, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हम इस चीज को ध्यान से देखो, क्या अंडर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और पूरे का 1/2, ठीक है। ये चीज याद रखना, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा, अब ये वैल्यू हम कहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकाली हमने, तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा कितना आ गया, कितना आपका, तो रुको इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, साइड में थोड़ा कोने में पतले में कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये भी यहाँ पर है, कॉस थीटा इक्वल टू ओ बी बटे में ओ पी, ओपी क्या, पीबी, सॉरी पीबी, ठीक है। कॉस थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा एल बटे में अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर, तो इस चीज को लिख सकते हैं एल बटे में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और 1/2, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखो ए वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। जब यहाँ पर रखा जाएगा तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इतना कर दें। और यहाँ पे जब रखा जाएगा तो 2l बटे में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और पूरे का 1/2। अब इसका 1/2 है तो इसका पावर कितना होगा, 1 होगा। तो ध्यान से देखो, अगर 1/2 है तो इसका पावर कितना होगा, 1 होगा। तो 1 + 1/2, अगर हम इसको ऐड करें तो कितना होगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, क्योंकि हम जानते हैं अगर आधार बराबर हो तो घाते आपस में क्या करती है, जुड़ जाती है। तो दोनों का आधार बराबर तो घाते जुड़ जाएंगे, तो 2 × 1 = 2, ये आ जाएगा 3/2। इसको अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3/2। तो देखो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे के छूट गया के, और यहाँ पे हो जाएगा 2ql बटे में ये आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और पूरे का 3/2। ये आपका कितना जाएगा, पूरे का 3/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको आगे हम रखते हैं। हम एक काम करेंगे, हम मान लेंगे, ठीक है, हम मान लेंगे, माना नहीं, यहाँ पे रख लेकर फिर मानते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से, ठीक है। अगर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से देखा जाए तो हम क्या जानते हैं, P = होता है 2ql, यहाँ पे है तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो P बराबर क्या आ गया, 2ql। तो 2ql जब यहाँ पर रखेंगे तो देखिए आपका E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × में के, और यहाँ पे P बटे में यहाँ पे हो जाएगा R का स्क्वायर L का स्क्वायर और पूरे का 3/2, कितना आ जाएगा आपका, इसमें बिना हेजिटेशन के। अब इसको सॉल्व करते हैं, मान लेंगे, माना जो है L मोर लेस देन R, अर्थात R की तुलना में L नगण्य है। नगण्य का मतलब होता है R बराबर L बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब L बराबर 0 रखेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × में के ना आ गया आपका। अब यहाँ पे जब रखेंगे तो R + L का स्क्वायर, R + L का स्क्वायर में तो L जो है 0 हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी P बटे में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये आपका होगा R का स्क्वायर और पूरे का 3/2, इतना हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बचा है, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर उसको हम आगे समझाते हैं आपको। देखिए आपका इतना बराबर इतना आ गया, तो देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। R का स्क्वायर गुणे 3, तो कोई चीज को गुणे 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 और 2 आपस में क्या करेगा, कट जाएगा, और बचेगा यहाँ पर कितना आपका 10। तो यहाँ पर देखिए E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × में K, और Q बटे में आपका आ जाएगा R का क्यूब। और यहाँ पर देखो K बराबर मान लेते 1, जहां K बराबर 1, ठीक है।
मान लेते कितना, k बराबर 1, तो E बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे में r का क्यूब। ये आपका आ गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता। ये आपकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता है। और अक्षीय स्थिति की अगर हम बात करें, अक्षीय स्थिति में क्या था आपका, E बराबर 1/4πε0 और यहाँ पे टू क्यू बटे में, अरे यार क्यू फिर से लिखते हैं, यहाँ पे P है जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, P, ये भी P है आपका, P 2πr3। देखो ध्यान से, ये आपका निरक्षीय है और ये आपका क्या है, अक्षीय स्थिति है। तो देखो अगर कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है तो बताइए कि निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव सबसे वैद्युत क्षेत्र किसमें अधिक होता है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र किसमें अधिक होता है, अक्षीय स्थिति क्यों निरक्षीय स्थिति। तो आप हमेशा बताएंगे कि अक्षीय स्थिति में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ये कौन सी है आपकी, अक्षीय है, ठीक है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।